नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वंदे मातरम। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा। ये है वंदे मातरम की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी थी। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हमारी फलों से हरी भरी, खेतों से लहलहाती हुई सस्य श्यामलाम धरती को, जो हमें अनाज से भर देती है, धन धान्य से भर देती है, उसे नमस्कार है, उसे प्रणाम है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय भूगोल, जिसका अध्याय 4 है कृषि। तो नाजिया, आज अपने नाश्ते में क्या लाया है? रोटी और सपना, आपने? बिस्किट और डबल रोटी। वेरी गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमने नाश्ते में कुछ न कुछ लाया है, पर ये चीज़ें जो हम लोग नाश्ते में लेकर के आए हैं, ये बनती किससे हैं? ये बनती हैं कहाँ? फैक्ट्री में? कुछ बनती हैं आपके घर में, कुछ बनती हैं फैक्ट्री में। पर फैक्ट्री में जाने से पहले या हमारे घर पे आने से पहले जिस चीज़ों से हम रोटी, डबल रोटी या बिस्किट को बनाते हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? कभी आपने जानने का प्रयास किया है? हम लोग इस अध्याय में इसी बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जिन क्रियाओं से, जिस प्रकार के काम करने से मनुष्य की आय बढ़ती है, एक व्यक्ति की आय बढ़ती है, उन क्रियाओं को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य अपना जीविकोपार्जन चलाता है, अपनी जीविका का साधन ढूंढता है। वो आर्थिक क्रियाएं करके ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब हम एक एक करके तीनों क्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हम जिन क्रियाओं को रखते हैं, जिन कार्यों को रखते हैं, उसका सीधा सीधा संबंध हमारे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद तथा निष्कर्षण से होता है। जैसे हम खेती करते हैं तो कृषि करते हैं, तो कृषि में जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। हम खनन कार्य को ले लें, खनन कार्य को भी हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। खनन कार्य में भी जो भी उत्पाद, जो भी निष्कर्षण निकलते हैं, वो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिनका हम सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। तो हम यह समझते हैं सीधे सीधे कि जिस क्रिया से हमें प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, खनन उद्योग, ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब आती है बारी द्वितीयक क्रियाओं की। द्वितीयक क्रिया में प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को हम लोग वस्तुओं के रूप में निर्मित करते हैं। अब आप पूछिएगा कि ये कैसे? तो जैसे हम लोग देखते हैं, हमारी प्राथमिक क्रिया थी कृषि। कृषि में हमने अनाज का रोपण किया, अनाज उगाया, अनाज से हम लोग बनाते हैं रोटी, डबल रोटी। जैसा कि अभी आपको मैंने कक्षा में बताया, आपने लाया, किसी ने लाया डबल रोटी, किसी ने लाई रोटी। तो ये रोटी, डबल रोटी
ये सब हमें कहाँ से मिली? रोटियां घर पे बनी, डबल रोटी फैक्ट्री में बनी, पर इनके अंदर जो चीज़ें आई जिसका उपयोग इन उद्योगों में किया गया या इसके निर्माण में किया गया, वो चीज़ें हमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त हुई, यानी खेती से प्राप्त हुई। जैसे गेहूं की रोटी बनी, गेहूं कहाँ से आया? गेहूं आया खेत से। उसी गेहूं से मैदे का निर्माण हुआ और उससे बनी डबल रोटी, पर डबल रोटी के लिए मैदा कहाँ से आया? मैदे के लिए गेहूं कहाँ से आया? उसी खेत से, यानी प्राथमिक क्रिया से। तो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त चीज़ों को जब हम निर्मित वस्तुओं को बनाने में प्रयोग करते हैं तो उन क्रियाओं को कहते हैं द्वितीयक क्रिया। गेहूं से आटा बनाना, डबल रोटी बनाना, बिस्किट बनाना, लौह अयस्क से लोहा बनाना आदि प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक क्रिया का उदाहरण है। यानी प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त चीज़ों को द्वितीयक क्रिया द्वारा हम लोग निर्मित वस्तुओं में बदलते हैं। अब हमारे सामने आती है तृतीयक क्रिया। तो बच्चों, कभी आपने देखा है, आपको जब अपने बाल बनवाने होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? आप जाते हैं नाई के पास, या जो लड़कियां होती हैं वो जाती हैं ब्यूटी पार्लर में। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। जब हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कार्य में हमारी मदद करते हैं। तो ये जो लोग हैं, जैसे ड्राइवर, पुलिस, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, जितने भी ये लोग हैं, नाई हुए या ब्यूटी पार्लर वाली हुई, या जितने भी तरह के लोग जो अन्य कार्यों में लगे हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों के अलावा कहीं और कार्य कर रहे हैं, किसी और कार्य को कर रहे हैं, इस तीसरे प्रकार के कार्य को हम लोग रखते हैं तृतीयक क्रिया के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर तीनों प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जाना। अब हम देखेंगे विश्व की सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, वो है कृषि। उसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व की लगभग 50% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, यानी वो अपनी आर्थिक क्रिया के रूप में कृषि को अपनाती है। यहाँ तक कि भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अब हम लोग देखेंगे कृषि के लिए उपयुक्त कारक, यानी जब हम खेती करने जाते हैं, कृषि करने जाते हैं, तो कौन कौन से कारक इसके लिए उपयुक्त होते हैं। पहला है अनुकूल स्थलाकृति। खेती के लिए सबसे पहला कारक होना चाहिए अनुकूल स्थलाकृति, यानी जब हमारी भूमि कृषि योग्य होगी, कृषि करने के योग्य होगी, उपज अच्छी होगी, तब खेती अच्छी होगी। अगर भूमि कृषि योग्य न हुई तो खेती नहीं हो पाएगी, अच्छे तरीके से फसल उस पर नहीं उपज पाएगी। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि फ्लैट लैंड में, यानी मैदानी एरिया में, मैदानी भागों में, देश के मैदानी भाग जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में हम देखेंगे कि खेती बहुत ज़्यादा सघन होती है, वहाँ खेती बहुत उन्नत होती है। उसके अपेक्षाकृत पहाड़ी एरिया में, पठारी एरिया में, पठारी भागों में खेती अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी है मृदा, यानी मिट्टी। खेती के लिए दूसरा उपयुक्त कारक है मिट्टी का सही होना, यानी अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी का प्रकार अच्छा होगा, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो फसल अच्छी होगी, उन्नत होगी। तीसरा प्रमुख कारक है जलवायु। जलवायु सबसे प्रमुख कारक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे बच्चों कि अगर किसी जगह की जलवायु अत्यंत ठंडी है
तो वहाँ ठंड से फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, ठंड से फसल मर जाएगी। और अगर इसकी अपेक्षा हम देखेंगे कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु है, तो वहाँ भी गर्मी से फसल जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए, यानी जलवायु अच्छी होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये फसल के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और फसल की एक उन्नत किस्म तैयार हो सकेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक। बच्चों, क्या आपको पता है विश्व के कुल धरातल का मात्र 11% ही भाग कृषि योग्य है। भारत में 57% भूमि कृषि योग्य है। बच्चों, यह है विश्व का मानचित्र। विश्व में 50% एवं भारत की 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कृषि कार्य के उपयुक्त कारक हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि तंत्र। कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है जिसमें निवेश, संक्रियाएं एवं निर्गत शामिल हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्यायवाची है। एगर का अर्थ है भूमि या खेत, कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़े पर कार्य कर कुछ उपजाना ही कृषि है। ये है कृषि तंत्र जिसमें निवेश, प्रक्रम तथा निर्गत होते हैं। निवेश के अंतर्गत भौतिक निवेश तथा मानवीय निवेश आते हैं। भौतिक निवेश के अंतर्गत सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल आते हैं और मानवीय निवेश के अंतर्गत बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण आदि आते हैं। अब हम देखेंगे प्रक्रम। प्रक्रम के अंतर्गत जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई तथा कटाई आते हैं और अंत में निर्गत के रूप में हमें प्राप्त होती है फसल। हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के भिन्न भिन्न तरीके प्रचलित हैं, यानी विश्व के अलग अलग भाग जो हैं वहाँ पर कृषि के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये तरीके क्यों प्रचलित हैं? ये तरीके जो हैं वो कई बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे वहाँ की भौगोलिक दशा, वहाँ श्रम की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी का, तकनीकी चीज़ों का प्रयोग, इन सब बातों पर निर्भर करती है कि वहाँ किस प्रकार की कृषि होगी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कृषि को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। पहला है निर्वाह कृषि। हम देखेंगे कि निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि है कि यह किसान केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है, यानी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए करता है। इस प्रकार की कृषि में कि किसी भी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग ना के बराबर होती है और जब तकनीकी का प्रयोग नहीं होगा तो उपज भी कम होती है, यानी कम लागत होती है और कम उपज होती है। इसमें मुख्य रूप से केवल परिवार के लोग ही मिलजुल कर कार्य करते हैं और खेती करते हैं और अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। निर्वाह कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक गहन निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। तो बच्चों, हमने देखा कि निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग कम या नहीं के बराबर होता है। निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं, गहन निर्वाह कृषि तथा आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान साधारण औजारों से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं।
ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। मुख्य फसल चावल होती है। गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मॉनसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। भारत में भी इसी प्रकार की खेती प्रमुख है। ख है आदिम निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत स्थानांतरी कृषि एवं चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। क स्थानांतरी कृषि, यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है। किसान किसी एक जगह के वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ कर देता है तथा राख को मृदा में मिला देता है। 3-4 वर्षों तक वहां कृषि कार्य करता है। मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने के बाद किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। ख है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशु उत्पाद ही इनका मुख्य भोजन है। सहारा मरुस्थल, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। दूध, मांस, ऊन, खाल मुख्य उत्पाद है। दूसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो हमने देखा कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। कृषि यंत्रीकृत एवं विस्तृत होती है। इसमें उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि 3 प्रकार की होती है: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। क वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, उन्नत बीजों का प्रयोग, प्रति हेक्टेयर अधिक उपज इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ख है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। इसमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन एवं मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका में यह प्रचलित है। ग है रोपण कृषि। इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोक, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। फसल उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होती है, अतः यहाँ परिवहन सुविधा विकसित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके अनुकूल होती है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस भाग में देखा कि कृषि क्या है, कृषि तंत्र कैसे कार्य करता है तथा कृषि के कितने प्रकार हैं और ये प्रकार क्यों हैं, किन बातों पर ये प्रकार निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार ये भाग समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।